आप हैं शिक्षा मंथन के साथ। आज हम लोग बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के विषय में। नैतिक विकास एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि लगभग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और ख़ास करके लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के विषय में, और नैतिक विकास क्या होता है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा पर भी एक आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हैं बेहतर समझने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने क्या कहा है, किस तरह से बच्चे में नैतिक विकास होता है, किस तरह से किस उम्र में या किस आयु में किस तरह के नैतिक निर्णय बच्चे लेने में सफल होते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा आज हम लोग करेंगे इस सिद्धांत में। तो आइए शुरुआत करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के विषय में। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में मूल रूप से हम देखते हैं तो इन्होंने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि बालकों में जो नैतिक विकास होता है उसका कुछ सार्वभौमिक कह लीजिए कि स्तर पाए जाते हैं, उसके कई स्तर होते हैं, वो सार्वभौमिक स्तर पाए जाते हैं। और यदि हम देखते हैं कि कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया तो उस सिद्धांत को पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित जो भी विचार उन्होंने पियाजे ने प्रस्तुत किए थे, उन विचारों को विस्तृत करके 3 स्तरों में विभाजित किया है और 3 स्तरों में विभाजित करके अपना सिद्धांत दिया है। अब यदि हम देखते हैं कि कोहलबर्ग ने 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बालकों को कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ उन पर आधारित नैतिक दुविधाओं से युक्त प्रश्नों के माध्यम से इन सब सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया बच्चों के सामने, और इनका जो उत्तर बच्चों ने दिया, ठीक है, उन उत्तर को, उस सभी उत्तरों को क्या किया, इन्होंने उनका विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के उपरांत इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, और या कह सकते हैं कि इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यह चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं कि 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों को इन्होंने मूल रूप से कहानियों के माध्यम से नैतिक दुविधाओं से युक्त प्रश्नों को प्रस्तुत किया और उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण के बाद फिर अपना इन्होंने सिद्धांत दिया। तो कितने स्तर इन्होंने बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। वो तीनों स्तर कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं उसको। पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको हम प्री कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं। यह चलता है 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक, ठीक है, इसकी अवधि क्या है, 4 वर्ष से 10 वर्ष तक। और दूसरा है परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल, यह चलता है 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक। और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, जिसको हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं, और इसकी अवधि होती है 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है। तो ये इसके तीनों स्तर हैं। हालांकि इन तीनों स्तर के कुछ उप स्तर भी बताए हैं कोहलबर्ग महोदय ने, और जिनकी संख्या है कुल 7। उनको हम इन तीनों स्तरों की जब चर्चा अभी कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत विस्तार पूर्वक हम उनको देखते हैं, ठीक है। आइए पहले शुरुआत करते हैं हम पहला स्तर, जिसको हम पूर्व परंपरागत स्तर यानी प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, जिसकी अवधि क्या है, 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक, ठीक है। तो इसकी शुरुआत चलिए करते हैं। इस अवस्था में बालकों के नैतिक प्रश्नों का उत्तर उनको होने वाले लाभ अथवा हानि पर आधारित होता है। कहने का आशय यह है कि इस स्तर पर बच्चे ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो देते हैं उसमें उनका कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे अपना लाभ और हानि देखते हैं, उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ठीक है। और ये भी हम कह सकते हैं कि इस स्तर पर जो नैतिक कार्य होते हैं वो, या अच्छे या बुरे कार्यों का जो निर्धारण होता है बच्चे के द्वारा, वह अच्छे या बुरे कार्य
वही होते हैं जिसमें बच्चे को लाभ हो वो अच्छा कार्य है, और जिसमें बच्चे को लाभ ना हो वो अच्छा कार्य उसकी नज़र में नहीं होता है। या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि सामाजिक या सांस्कृतिक जो नियम हैं, जैसे अच्छा या बुरा उसको मिलने वाले दंड या पुरस्कारों पर आधारित होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसका आधार क्या होता है, उसको उसकी जो प्रशंसा की जाती है, उसको जो दंड दिया जाता है, इन सब पर आधारित होता है। तो इसमें इन्होंने दो इसकी उप अवस्थाओं का जिक्र किया है कोहलबर्ग महोदय ने। वो दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं। पहला है आत्म केंद्रित निर्णय, जिसको हम ईगोसेंट्रिक जजमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस स्तर पर बालक ऐसे कार्य को करना पसंद करता है जिसे वह कह लीजिए कि उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, अथवा उस व्यक्ति को जो उसकी सहायता करते हैं उन्हीं को वो अच्छा समझता है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी इसमें हम जोड़ते चलें कि इस स्तर पर बच्चा पसंद नापसंद, इच्छा अनिच्छा से हटकर नियमों पर विचार नहीं करता है, या ये कहते हैं कि उन्हीं नियमों पर वो विचार करता है जिस पर उसकी पसंद और इच्छा की पूर्ति होती है, उसके लिए वह नियम अच्छे होते हैं। ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो अवस्था होती है यह पूरी तरह से आत्म केंद्रित यानी कि बच्चे पर स्वयं पर केंद्रित मानी जाती है। इसके बाद अगली जो इसकी उप अवस्था है वह है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। ये दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता के अंतर्गत बच्चा क्या करता है कि वह अपने से जो बड़े उसके हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हों, उसके माता पिता हों, जो भी हैं, उनके कह लीजिए कि द्वारा दिए गए दंड से बचना चाहता है वो, या इससे बचने के लिए वह चिंतित रहता है। नियमों को तोड़ने के दुष्परिणामों को भी वह समझने लगता है कि जैसे जो नियम बनाए गए हैं वो चाहे विद्यालय द्वारा बनाए गए हों या समाज द्वारा बनाए गए हों या घर परिवार में उसके जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा बनाए गए हों, उन नियमों का यदि वह कह लीजिए कि उनको तोड़ता है तो उसके दुष्परिणाम को समझता है कि इससे हमको ये दंड मिलेगा। तो इसलिए इसको हम इस अवस्था को क्या कहेंगे, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। ठीक है। इसमें वह बचना चाहता है इन सब चीज़ों से। अगली जो इसकी उप अवस्था है तीसरी, वह है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। इसमें क्या होता है, इस स्तर में बालक अपनी उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है जिसमें वह सक्षम होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बालक यह समझता है कि कोई भी व्यक्ति उसी के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करता है। ठीक। इसका आशय यह है कि जो बच्चे के लिए सहायक होगा वह बालक उसी के लिए उत्तरदायी होगा, अन्य व्यक्तियों के लिए वह बालक उत्तरदायी नहीं होगा, ऐसा यह बच्चा इस स्तर में समझता है। ठीक। तो ये हो गई आपकी पहली अवस्था या पहला स्तर जिसको हम कहते हैं। इसके 3 उपभाग हो गए, जिसमें पहला है आपका आत्म केंद्रित निर्णय की अवस्था, दूसरा है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, तीसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं दूसरा जो स्तर है वह है परंपरागत स्तर, जिसको हम कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आइए इसको हम चर्चा करते हैं हम लोग। इस स्तर पर नैतिक मूल्यों मूल रूप से हम देखते हैं जो अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित होते हैं। चाहे हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें अच्छे मूल्य निहित होते हैं, जो बुरे कार्य होते हैं उसमें बुरे नैतिक मूल्य निहित होते हैं, ऐसा बालक समझता है। नेक्स्ट है बालक परिवार, समूह, राष्ट्र की अपेक्षा को पूरा करने का को महत्व देता है, उसके लिए वह तत्पर होने लगता है। नेक्स्ट है परंपरागत नियमों एवं दायित्वों के प्रति समर्थन का भाव रखता है। और अगला है
इस स्तर पर नैतिक विकास को 2 उप सोपानों में बांटा गया है। जैसा कि हमने आपसे बताया था अभी कि जितने ये जो तीनों लेवल हैं इसके कुछ उप सोपान हैं। पहले लेवल के 3 उप सोपान हुए, इसके बाद जो दूसरा लेवल है हमारा कन्वेंशनल लेवल यानी परंपरागत स्तर, इसको 2 उपभागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो दोनों उपभाग। पहला है परस्पर एक रूपता अभिमुखता, ठीक है, या एक रूप अभिमुखता भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मूल रूप से हम देखते हैं कि बालक अच्छा कार्य करने या कह सकते हैं कि बालक अच्छा कार्य करके अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा पाना चाहता है, ठीक है। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिससे कि बच्चे की प्रशंसा हो। उसके बड़े लोग, उसके जो टीचर हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता हैं, उसके आस पड़ोस के जो सीनियर लोग हैं, वो उसकी प्रशंसा करें, ऐसा बच्चा चाहता है। ऐसे ही कार्यों को वह करना चाहता है इस अवस्था में, ठीक है। ये अवस्था कब तक चलती है? 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक, ठीक। नेक्स्ट इसमें है जो अन्य लोग हैं उनकी स्वीकृति हो, वही उत्तम कह सकते हैं कि जिस कार्य में अन्यों की स्वीकृति, जो बड़े लोग हैं उनकी स्वीकृति हो, वही कार्य उत्तम है, ठीक है। कौन से कार्य उत्तम हैं? जिसमें जो सीनियर लोग हैं जिनकी स्वीकृति हो, जो वो जिसको अच्छा मानते हो, वही कार्य उत्तम है या उसको हम सर्वोत्तम मान सकते हैं। दूसरा इसमें है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इस स्तर में क्या होता है? इस स्तर में बालक सामाजिक नियमों के अनुरूप कार्य करते हुए सर्वहित की दृष्टि से विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। यानी कि जो भी समाज में नियम हैं, जो भी समाज के द्वारा निर्धारित मानदंड हैं, उनको वह बालक यथावत बनाए रखना चाहता है, उसी पर वह कार्य करता है। नेक्स्ट है बालकों के अनुसार इस स्तर पर कह सकते हैं किशोर सामाजिक व्यवस्था नैतिकता पर आधारित भी होती है। ये नैतिकता कैसी होती है? यह सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होती है, यानी कि जिस तरह से सामाजिक व्यवस्था चल रही है वही कार्य करने में हमारा नैतिक दायित्व है और उसी कार्यों को हमको करना चाहिए, ऐसा इसमें ये बालक सोचता है, ठीक है। व्यक्तिगत हानि होने पर भी उन नियमों का पालन करना चाहिए। जो समाज द्वारा नियम बनाए गए हैं, बच्चा इसमें क्या समझता है कि जो समाज द्वारा नियम बनाए गए हैं उनको हमको यथावत पालन करना है। उस नियमों के पालन में चाहे हमारा व्यक्तिगत नुकसान ही क्यों ना हो जाए या हमारी व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो, लेकिन हमको उन नियमों को पालन करना अति आवश्यक है, ऐसा इस अवस्था में बालक सोचता है, ठीक है। अगला है उत्तर परंपरागत स्तर, यानी कि इसको हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, ये हम ये कह सकते हैं कि यह नैतिक विकास का सर्वोत्तम स्तर होता है। इस अवस्था में बालक नैतिक नियमों को पूरी तरह से पालन करता है और उसके निर्णय लेने में लगभग धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस स्तर पर किशोर सामाजिक दृष्टि से वैध एवं उपयोगी नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने का प्रयास करता है, जो परंपरागत मूल्यों, नियमों एवं सिद्धांतों से अलग भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बालक या किशोर जो है वह इन नियमों पर विचार करता है और यदि आवश्यक होता है तो उन नियमों में परिवर्तन भी वह करने का विचार प्रस्तुत करता है या उन नियमों में वह परिवर्तन भी करना चाहता है। नेक्स्ट है किशोर में स्वनिर्मित नैतिक सिद्धांतों के निष्ठा एवं अनुसरण करने का भाव उत्पन्न होता है इस स्तर पर।
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके जो कह लीजिए कि लेबल हैं या इसके जो सब स्तर हैं, उसकी बात हम करते हैं। उसमें पहला है सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता। इसमें किशोरों में उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से जांच परख कर समाज द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों को परिभाषित करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। नेक्स्ट जो इसमें है वो है किशोरों में नियमों के परिप्रेक्ष्य में समाज की आम सहमति क्या है, इसके अतिरिक्त सामाजिक उपयोगिता पर तार्किक विचार विमर्श के आधार पर उन नियमों में परिवर्तन की संभावना रहती है, ऐसा किशोर मानते हैं। ठीक है। और जो इसका तीसरा बिंदु है वो ये है कि नियमों के अतिरिक्त स्वतंत्र स्वीकारोक्ति या समर्पण भाव व्यक्ति को अपने दायित्वों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं इस उप स्तर की। ठीक है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है उप स्तर दूसरा, वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इसमें क्या करता है किशोर कि इसमें किशोर उचित अनुचित का निर्णय वह स्वयं निर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है। ठीक है। जो क्या होते हैं, जो कि तार्किक व्यापकता, स्वाभाविक तथा एकरूपता लिए हुए होते हैं। मूल रूप से हम इसको देख सकते हैं उसके व्यवहारों में। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, तार्किक व्यापकता महत्वपूर्ण होती है, वह सार्वभौमिक होता है और वह क्या होता है, एकरूपता उसमें पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट है कि यह सिद्धांत अमूर्त एवं नैतिक बोध से युक्त होते हैं तथा मानव अधिकारों की या उनके समानता, परस्परता एवं मानव जाति के प्रति सम्मान की भावना इन सिद्धांतों में निहित होती है, जो ऐसे किशोर अपने द्वारा विकसित करते हैं या उनको लगता है कि ऐसे सिद्धांत विकसित हों समाज द्वारा जिसमें इन सारे विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए। ठीक। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट स्तर। इसके बाद कोहलबर्ग ने जो बताया अपने सिद्धांत को निहितार्थ के रूप में, उसमें इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तुत नैतिक विकास के तीनों स्तरों और सातों सोपानों या जो सोपान इसके हैं स्तर के, वह सातों सोपानों में क्रमशः नैतिक निर्णय लेने की बालक में योग्यता, व्यापक दृष्टिकोण एवं अमूर्तता को इंगित करता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें क्रमशः धीरे धीरे उसमें परिवर्तित होती चलती हैं, ऐसा मानना था कोहलबर्ग का। ठीक। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कोहलबर्ग ने जो तीनों स्तर बताए, उन स्तरों में पहला स्तर जिसमें बालक आत्म केंद्रित एवं स्वयं के हित को देखते हुए व्यवहार करता है। दूसरा स्तर क्या है, दूसरा स्तर जो है उसमें बालक क्या करता है, इसमें वह बालक परिवार, समाज एवं राष्ट्र के अनुरूप कार्य करना चाहता है। और तीसरे स्तर पर जब किशोर आता है तो बाह्य केंद्रित एवं निष्पक्षता के साथ अन्य व्यक्तियों के विषय में विचार करने की योग्यता उसमें धीरे धीरे क्या होती है, विकसित होने लगती है। तो ये मूल रूप से तीनों जो स्तर हैं उनकी विशेषता है एक समरी के रूप में। इस तरह से आज हमने बात की कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के विषय में। उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर होने में कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए, और या आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।